Hello everyone. Today I am going to start with the first set of or first category of fundamental rights. हमने लास्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स टॉपिक स्टार्ट किया था, बट उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट क्या है, देन आर्टिकल 12 स्टेट का कंसेप्ट क्या है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स है इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, और देन आर्टिकल 13 की फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं नहीं हो सकते, उस बारे में बात की थी. Now I am going to start with the first set of fundamental rights in the topic Indian Constitution. And the first set of fundamental rights is right to equality. Here under this heading, we'll discuss about the 5 articles, that is the articles 14 to 18, 14 से लेकर 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18. इन पांचों आर्टिकल्स में अलग अलग फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, बट सभी आर्टिकल्स 14 to 18 in one way or the other they talk about equality. That's why they all have been put under one heading or one category, that is right to equality. तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वन, that is the equality before the law, आर्टिकल नंबर 14. और आप पाएंगे कि सब पांचों आर्टिकल्स अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात कर रहे हैं. इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल नंबर 14. It says that the state shall not deny to any person what equality before law or equal protection of the laws within the territory of India. ये आर्टिकल 14 एग्जैक्ट लैंग्वेज है. अब इसको हम एनालाइज करेंगे. The state shall not deny to any person what equality before law or equal protection laws within the territory of India. स्टेट वही आपका जो अभी आर्टिकल 12 में पढ़ा था, shall not deny. अच्छा, डिनाई भी निगेटिव वर्ड है, नॉट भी निगेटिव वर्ड है. इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टेट शेल इंश्योर, मना नहीं करेगा, डिनाई नहीं करता, इंश्योर टू एनी की जगह मैं एवरी लिख लेता हूं, टू एवरी पर्सन. सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके पढ़ते हैं. द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, द स्टेट शेल इंश्योर टू एवरी पर्सन. एक ही बात है. नॉट डिनाई की जगह मैंने इंश्योर लिख लिया, एनी एवरी पर्सन. द स्टेट शेल इंश्योर टू एवरी पर्सन व्हाट? 2 थिंग्स. वन, इक्वलिटी बिफोर लॉ. दूसरा, और इक्वल प्रोटेक्शन लॉज वेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब स्टेट जो है वो हर व्यक्ति को क्या इंश्योर करेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? 2 चीजें, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंडली इक्वल प्रोटेक्शन लॉ. वैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग है. एक निगेटिव तरीके से और एक पॉजिटिव तरीके से. देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? हम बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो पहला एक्सप्रेशन है ये निगेटिव कंसेप्ट है. निगेटिव किस सेंस में? इसका मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ कि सब आप बोले कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना पैसे वाला हूं, तो मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट, प्रिविलेज ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. मना कर रहा है. निगेटिव मतलब डिनायल ऑफ एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, प्रिविलेज ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ स्टेटस, पोजीशन, मनी, नो, नॉट अलाउड. और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ बोलता है एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ इफ यू बिलोंग टू सेम क्लास.
सबके लिए सेम लॉ लगे, तो हम बोलते हैं सबको सेम तरीके ट्रीट किया, तो ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको और क्लियरिटी, चीज एक ही कहने का तरीका। जैसे मैं एग्जांपल आपको एक देता हूं, जैसे आपको पता होगा सी सेट में जो ये पेपर आपका सी सेट का वन ऑफ द पेपर्स है, उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है? हर एक पेपर में कम से कम 40% मार्क्स आना चाहिए एंड आपका एग्रीगेट 50% आए, तब जाके आप सी सेट एग्जाम टेस्ट क्वालिफाई करेंगे एंड यू एलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द एग्जीक्यूटिव लेवल। हम ये बोले कि अगर आपके किसी में भी 40 से कम आ गए या एग्रीगेट 50% कम हो गया तो आप पास नहीं है, क्या नेगेटिव? इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू पास द सी सेट, ये दोनों कंडीशन फुलफिल, ये पॉजिटिव। चीज वही है कि अगर इनमें से 40 से कम आ गया या 50% से कम एग्रीगेट बना, आप फेल हैं, आप पास नहीं है, नेगेटिव। इन अदर वर्ड्स, पास होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो बात एक ही है, बात को हमने दो तरीके कह दिया। कई बार हम वो भी कहते हैं समझाने के लिए हम इस तरीके से कि साहब पास होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से मतलब तो एक ही है। तो ये दोनों का मतलब एक ही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है बिकॉज ऑफ पोजीशन, पावर, मनी, व्हाटएवर, एंड सभी को बराबर का ट्रीटमेंट मिलेगा, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। हम एक पॉजिटिव तरीके से बोल रहे हैं इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, एक निगेटिव तरीके से बोल रहे हैं नो स्पेशल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ पावर, प्रिविलेज, पोजीशन एंड वॉट। ठीक है, ये सब एक ही बात है कि अगर आप एक पर्टिकुलर क्लास के पर्सन है, सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट है इन द आइज ऑफ लॉ, एंड कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मना कर रहे हैं, इक्वलिटी, दैट नेगेटिव कंसेप्ट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा, पॉजिटिव कंसेप्ट। कहां? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब जब तक आप विद इन द कंट्री है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि सभी पर्सन को क्या इंश्योर करेगा, दोनों बातें। वो दोनों बात का मतलब ये है कि द सेम ट्रीटमेंट एंड इक्वलिटी का राइट मिलना चाहिए विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें एक दो चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा। एक चीज हम तो बोलते हैं द सेम लॉ शुड अप्लाई ऑन द पीपल ऑन बिलोंगिंग टू सेम क्लास और पीपल वो इक्वल्स। हम कई बार तो इक्वलिटी का मतलब कई बार गलत इंटरप्रेट क्या कर लेते हैं कि सेम लॉ शुड अप्लाई ऑन एवरीवन। इट्स नॉट लाइक दैट। इक्वलिटी का सही मतलब है द सेम लॉ शुड अप्लाई ऑन द पीपल हु आर इक्वल्स। दिस इज द राइट मीनिंग। सेम लॉ should apply on the people who are equals. In other words, can I say that the same law should not apply on the people who are unequals? अगर दो लोग इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो उन दोनों पे सेम लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जब दो लोग की परिस्थितियां अलग है, बैकग्राउंड अलग है, तो ऑब्वियसली हम सेम लॉ कैसे लगा सकते हैं? वो जस्टिस का इनजस्टिस हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, जो आर्टिकल 14 की इंटरप्रिटेशन है, इक्वलिटी डज नॉट मीन कि द सेम लॉ फॉर एवरीवन। इक्वलिटी एक्चुअली मीन्स दैट सेम लॉ शुड अप्लाई ऑन द पीपल हु आर इक्वल्स। तो इसका मतलब आर्टिकल 14 की इंटरप्रिटेशन से एक बात क्या निकल के आती है? क्या हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन करके अलग अलग क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए अलग अलग लॉज बना सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लिया एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से इफ यू वांट टू मेक अ लॉ फॉर 100 पर्सन्स, मान लिया वो 100% सब एक जैसे नहीं है, तो हमने देखा कि साहब इनमें से 95% या 90% एक जैसे हैं, उनकी परिस्थितियां सब कुछ एक जैसी हैं। बाकी जो 10 बच गए उसमें जो 5 वो आपस में एक जैसे हैं, लेकिन द डिफरेंट इन द 90 पीपल। फिर 3 दो लोग हैं जो रिमेनिंग 5 बच गए थे, वो एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। तो लॉ कैसे बनेगा? देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब 100 में से 90 एक जैसे हैं, 5 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। ये सब मतलब अभी 4 क्लास बन गई, क्लास 1, 2, 3, 4। तो जो लॉ बने, एक जनरल रूल बनेगा, वो 90। जनरल भी ज्यादातर लोग पे लगता है, ज्यादातर लोग 100 में 90 हैं। फिर 3 एक्सेप्शन बनेंगे कि साहब 3 केस में लॉ अलग तरीके से लगेगा, अलग तरीके से, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। लॉ में एक्सेप्शन होते हैं कि साहब डिफरेंट चीज हो जाएंगे वहां पे। तो देखा जाए एक्सेप्शन भी तो डिफरेंट लॉ हो गया।
क्यों ऐसा किया हमने? ये 90 आपस में इक्वल है, इनके लिए एक लॉ हो गया, लेकिन द डिफरेंट इन दीज 5, दीज 3, दीज 2, इन तीन के लिए अलग अलग एक्सेप्शन, इसके लिए अलग एक्सेप्शन, इसके लिए अलग एक्सेप्शन, इसके लिए अलग एक्सेप्शन। इसका था इन तीनों के लिए अलग अलग 3 लॉ बन गए। देखा जाए इफेक्टिवली 4 लॉ बन गए, लेकिन हम बोलते हैं ऐसे कि सब जनरल रूल जो मोस्ट ऑफ द पर्सन के लिए, और 3 एक्सेप्शन अलग अलग कैटेगरीज के लिए। ऐसा लॉ आप जानते हैं, लॉ में और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो ऐसे लॉ बनते हैं। उसका रीजन यही है, हम सेम लॉ सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, एंड वी नीड टू डू द क्लासिफिकेशन एंड अलग अलग क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए। हाँ, एक क्लास में जितने लोग फॉल करते हैं, जैसे यहाँ 5 पर्सन है, इन 5 पे सेम लॉ लगेगा, ठीक है। यहाँ 3 है, तो द सेम लॉ शुड अप्लाई ऑन द पीपल हु आर इक्वल्स, बट सेम लॉ शुड नॉट अप्लाई ऑन द पीपल हु आर अनइक्वल। तो ब्रॉडली आर्टिकल 14 बोलता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हर एक पर्सन को आप इक्वलिटी प्रोवाइड करें। इक्वलिटी दोनों तरीके से, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दें और सबको बराबर का दर्जा दें। इफ दे बिलोंग टू द सेम क्लास, दे बिलोंग टू द सेम क्लास। अच्छा, एक और बात, आर्टिकल 14 के अंदर अगर ध्यान से देखें, इसमें स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन और द स्टेट शैल इंश्योर टू एवरी पर्सन। पर्सन वर्ड यूज हुआ है। अच्छा, इसका मतलब पर्सन, स्टेट किसको इक्वलिटी प्रोवाइड? पर्सन। पर्सन में दोनों तरह की चीज आती है, नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनीज एंड ऑल दैट आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडी वगैरह पेपर पढ़ा हुआ, डिटेल में आप यहां पढ़ेंगे सीएस कोर्स में। नेचुरल पर्सन जो इंडिविजुअल, आप हम, आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनीज एंड ऑल दैट, ठीक है। पर्सन की बात करें आर्टिकल 14, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 14 का बेनिफिट या ये वाला राइट नेचुरल पर्सन के लिए भी है और आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों के लिए, दोनों के लिए। अच्छा, नेचुरल पर्सन में इट कैन बी सिटीजन, इट कैन बी नॉन सिटीजन। मतलब कोई बंदा इंडिया का सिटीजन नहीं है, मान लीजिए वो फॉरेनर है, वो इंडिया आया हुआ है, जब तक वो इंडियन टेरिटरी में है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको भी आर्टिकल 14 का बेनिफिट मिलेगा। इसका आर्टिकल 14 का बेनिफिट इज फॉर पर्सन। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, पर्सन के लिए। पर्सन में भी नेचुरल पर्सन, में भी आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लाइक कंपनी ऑल दैट। नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल, जैसे आप हम। अब वो इंडिविजुअल सिटी, कई आर्टिकल में लिखा है, कोई फंडामेंटल में लिखा है सिटीजन, मतलब वो फंडामेंटल सिर्फ सिटीजन के लिए, लेकिन यहाँ पर्सन लिखा हुआ, पर्सन में पहले तो ये दोनों आ गए। अब वो नेचुरल पर्सन इंडिया का सिटीजन भी हो सकता है और कोई फॉरेनर, हाँ, लेकिन लगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जब तक वो इंडिया के अंदर है, कोई फॉरेनर जब तक इंडिया के अंदर है, विद उसको भी आर्टिकल 14 का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इंडिया के बाहर कोई भी है, चाहे इंडियन सिटीजन चाहे फॉरेन, जब आप इंडिया के बाहर चले गए आप आर्टिकल 14 की बात नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ये स्टेट की जिम्मेदारी आपको इक्वलिटी प्रोवाइड करे। एंड दिस आर्टिकल 14 का जो फंडामेंटल राइट है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इट इज अवेलेबल फॉर बोथ नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। एंड नेचुरल पर्सन में both so long as they are within the territory of India, both for citizens, Indian citizens as well as the foreigners, so long as they are within the territory of India. तो कुछ बातें ध्यान रखने की आर्टिकल 40 के बारे में, दो चीजें लेकिन है, दोनों का मतलब एक ही, एक नेगेटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। किसके लिए? एवरी पर्सन, नेचुरल पर्सन एज वेल आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल में दोनों आ जाएंगे, सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर, बट ओनली सो लॉन्ग एज दे आर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये पहला था दैट टॉक्स अबाउट, ये बहुत जनरल है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं करा, बट इक्वलिटी की बात करेंगे आपको इक्वलिटी। लेकिन इक्वलिटी में ध्यान रखिएगा, सेम लॉ शुड अप्लाई ऑन द पीपल हु आर इक्वल्स, बट सेम लॉ शुड नॉट अप्लाई ऑन द पीपल हु आर अनइक्वल। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आपने सुना होगा कि साहब जो कई बार कुछ एरियाज हैं जहां पे डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई, वहां आप बिजनेस करते हैं, वहां कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो आपकी इनकम के पे टैक्स की छूट है, क्योंकि वहां बिजनेस करना मुश्किल है और आप ऐसा करके उस पर्टिकुलर स्टेट की, उस एरिया की इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। क्या ये क्लास बना दे कि साहब ये यहाँ पे इनकम, वैसे देखा जाए इनकम आपकी भी हो रही है, फिर भी टैक्स, लेकिन आपको एक छूट दे दी। छूट क्यों दे रही है? बिकॉज आपको एक क्लास हमने अलग बना दिया, क्योंकि आप अलग एरिया में, वहां जाके ज्यादा डिफिकल्ट है काम करना, नया एरिया है डेवलप करना, तो आपको एक छूट दे दी। तो बेसिकली क्या, एक अलग क्लास ट्रीट कर दिया, उसके लिए अलग लॉ बना दिया कि आप पे हम टैक्स, आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगा रहे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। जितने और अदर लॉज आप पढ़ते जाएंगे आगे, उसमें जितनी तरह की बातें पढ़ेंगे, अल्टीमेटली सारी बातें रिलेट कॉन्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकती। इट शुड बी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर?
नाउ आगे देखिए आर्टिकल नंबर 15. आर्टिकल 14 इज ओवर. नाउ आर्टिकल नंबर 15. आर्टिकल 15 again one of the fundamental is related to equality. आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इसके सब आर्टिकल्स भी याद रखिए क्योंकि आर्टिकल 15 में काफी क्वेश्चन बनते हैं. ये सब आर्टिकल 1 में क्या दे रखा है, सब आर्टिकल 2 में क्या दे रखा है, तो मैं सब बताऊंगा, बट थोड़ा सा सब आर्टिकल नंबर भी याद रखिएगा आर्टिकल 15 में स्पेशली. आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 क्या बोलता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन. अब देखिए सिटीजन की बात कर रहे हैं. स्टेट शैल नॉट discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, gender, सेक्स दैट इज जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ. स्टेट किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे. शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन व्हाट ग्राउंड कि साहब वो एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाला, रिलीजन, रेस, कास्ट. आई थिंक इन सबका मतलब समझते होंगे. रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वो रिलीजन है. कास्ट साहब ये पंजाबी है, बनिया है, समथिंग लाइक दैट, दैट इज कास्ट. अच्छा एक सुनाओ जाति में एक प्रजाति सुने. अब पंजाबी भी कई तरह के होते हैं, बनिए भी कई तरह के होते हैं. सुनाओ अग्रवाल, महेश्वरी, बनियों में अलग अलग. ठीक है, तो वो रेस. तो रिलीजन हिंदू, मुस्लिम. तो एक कोई सिटीजन किसी एक धर्म का है, किसी कास्ट का है, किसी रेस का है. सेक्स दैट इज जेंडर, मेल फीमेल, और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस वहां का बर्थ उसका हो रखा है. इन ग्राउंड्स पे किसी भी सिटीजन ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. ये आर्टिकल 15. अच्छा डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन करना क्या इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी को प्रमोट करता है. हम डिस्क्रिमिनेशन को मना कर रहे हैं, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करे. इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द इक्वलिटी. मैंने बताया आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये सारे आर्टिकल्स कहीं ना कहीं इक्वलिटी को भी प्रमोट करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं. तो आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 जो बात कह रहा है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा मतलब क्या हुआ? इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं. किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा? सिटीजन्स के अगेंस्ट. किस ग्राउंड पे? ऑन दिस ग्राउंड. देखिए इन ग्राउंड के साथ एक वर्ड लगा ओनली, मतलब क्या हुआ? इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा अदर ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. तो उसका मैं लॉजिक समझाऊंगा ऐसा क्यों है, इसलिए ओनली वर्ड भी लगाओ साथ में. देखिए ये जो फैक्टर्स हैं क्या आपके हमारे किसी के भी कंट्रोल में? अगर आप पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग्स टू पर्टिकुलर रिलीजन, क्या उसके बस में? वो किसी एक रेस को बिलोंग करता है, उसकी कास्ट ये है, उसका जेंडर ये है, उसका प्लेस. कहते हैं दीज आर द फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन. आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस प्रजाति के हैं, आपका जेंडर क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, नहीं बोलते साहब ये लड़की है, ये फीमेल है, इसमें इसका क्या दोष है, आप इसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट. कई होता है ना, कई हमारे सोसाइटी में कई जगह देखने मिलता है, रूरल एरिया में ये फीमेल्स के अगेंस्ट आप उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको पढ़ने नहीं दिया था, उसको ठीक से खाना नहीं दिया था. तो कई लोग बोलते हैं सर ये तो गलत बात है, वो लड़की इसमें उसका क्या दोष है? मतलब कहने का मतलब वो शी बिलोंग्स टू पर्टिकुलर जेंडर, इसमें उसका कोई बस थोड़ी है. ये तो आप बाय बर्थ मेल है, फीमेल है, ठीक है. वो तो यही चीज कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि साहब ये ऐसे फैक्टर जो किसी बंदे के खुद के बस में नहीं है. तो जब कोई फैक्टर किसी के बस में नहीं, खुद आप कंट्रोल, और उस ग्राउंड पे उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं, आपको नहीं लगता है सब ये इनजस्टिस है एंड कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी को, इसलिए उस पॉइंट ऑफ मना कर दिया कि स्टेट किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट इन ग्राउंड पे. लेकिन मैंने बोला ओनली लगाओ, इसके अलावा और ग्राउंड. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, क्या कई बार होता है समाज में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके हिसाब से उसे जॉब मिलती है, समाज में रिस्पेक्ट मिलती है आपको हर तरीके से. क्या वो एजुकेशन आप ज्यादा एजुकेटेड है, कोई कम एजुकेटेड, ये आपके कंट्रोल की चीज है, ये कंट्रोल. लेकिन
जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीजें एक्चुअली आपके कंट्रोल की चीजें नहीं है, इसलिए इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, लेकिन अदर ग्राउंड पे दीजिए पॉसिबिलिटी, अदर ग्राउंड में दीजिए पॉसिबिलिटी, इसलिए ओनली वर्ड लगा रखा है। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 क्या कहता है, देखिए ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 प्रोवाइड दैट no citizen shall be deprived of the following rights on the grounds only, again और religion, मतलब किसी भी सिटीजन को इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। किस ग्राउंड पे, वही पांचों ग्राउंड, इनमें से किसी भी ग्राउंड पे उसे इन अधिकार, क्या अधिकार, एक, मतलब अगर कोई सिटीजन एक पर्टिकुलर रिलीजन का है, रेस का है, कास्ट का है, जेंडर का है, प्लेस ऑफ बर्थ उसका कुछ है, उसकी वजह से उस सिटीजन को इन फॉलोइंग राइट्स, जो राइट्स दो मैं बताने जा रहा हूं, उनसे डिप्राइव नहीं किया, मतलब उनको अधिकार मिलेंगे, उन अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करना भी कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी को प्रमोट करना है, इसलिए हम मना कर रहे हैं कि आपको कोई सिटीजन को मतलब सिटीजन को अधिकार मिलेंगे और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस कास्ट का है, किस जेंडर का है, इस कारण से अधिकारों से ही कैन नॉट बी डिप्राइव, ही और शी कैन नॉट डिप्राइव ऑफ दो राइट्स। क्या क्या अधिकार, देखिए पहला, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, मार्केट में जाना, शॉप्स में, पब्लिक प्लेस में, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, मॉल्स। अच्छा, आपने कभी सुना है किसी सिनेमा हॉल में सब इस धर्म के लोग नहीं जा सकते, या इस जेंडर के लोग नहीं जाते, इस कास्ट के लोग, सुना कभी? कभी भी नहीं होता ऐसा। या इस मॉल में, या सबको उन जगह पर जाने की आजादी है। ऑल हैव द राइट टू हैव द एक्सेस टू शॉप्स, मतलब प्लेस, पब्लिक प्लेसेस हैं, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, ठीक है। कोई भी इस ग्राउंड पे कि आप इस धर्म के हैं या इस जेंडर के हैं, इस कारण से हम आपको यहां पर जाना अलाउ नहीं करते, नो, कभी ऐसा नहीं होता। ये आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 में बना किया, मतलब इंश्योर किया हुआ है कि सब किसी भी सिटीजन को इन फैक्टर्स की वजह से कि वो एक धर्म का है या कास्ट का है या जेंडर का है, इसकी वजह से इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या है, दैट सिटीजन मस्ट गेट दिस राइट। एंड प्रैक्टिकली देख लीजिए, आप कभी भी कोई पब्लिक प्लेस पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि आप इस धर्म के हैं या इस कास्ट के हैं या इस जेंडर के हैं, इसलिए इस पब्लिक प्लेस पे आप नहीं आ सकते, सबको बराबर का अधिकार होता है। नंबर 2, यूज ऑफ टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ रिसोर्स मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। कभी आपने सुना हो गांव में, रूरल एरियाज में लोग घर में वॉशरूम नहीं होते, जैसे टॉयलेट पिक्चर भी आए थे ना जिसमें ये सब चीज को बड़ा हाईलाइट किया गया है। और आप जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान वगैरह जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, तो काफी चीजें सुनने को मिलती है कि सब रूरल एरिया में, ये सच्चाई है। तो कई बार रूरल एरिया में क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको कॉमन वॉशरूम बनाते हैं, बाथिंग घाट, जहां पे लोग नहा धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, ठीक है, नहा सकते हैं। बाथिंग घाट्स मतलब नदी के किनारे बना दिया, या कुएं खुदवा दी गौर सरकार ने, वेल्स, टैंक्स, पानी के टैंक बनवा दिए। सराय सुना है सरकारी पैसे से, स्टेट फंड से सराय, जहां लोग जाकर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, रस्ते में सफर करते हैं, रस्ते में सराय। तो अगर इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, बाथिंग घाट्स, वेल्स, कुएं, टैंक्स, ठीक है, स्टे करने के लिए सराय वगैरह होते हैं, जो सरकार के, स्टेट फंड सरकार के पैसे चल रहे हैं, उस तरह की चीजों में सबको अधिकार है इसका इस्तेमाल करने का। एंड किसी भी सिटीजन को इस तरह के राइट से डिप्राइव नहीं किया जाता, बिकॉज दैट रीजन बिलोंग्स टू पर्टिकुलर रिलीजन और रेस और कास्ट और जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इस कारण तो दो राइट्स की हम बात करें, आर्टिकल 15 सब, देखिए आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 वो तो जनरल बात कर रहा है कि स्टेट इन ग्राउंड पे किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, जनरल बात कर रहा है। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल स्पेसिफिकली बोल रहा है कि सब किसी भी सिटीजन को इन दोनों अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। कौन से दो अधिकार? एक कि सब जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेस, सिनेमा हॉल आ गया, शॉप्स आ गई, रेस्टोरेंट्स आ गया, मॉल्स आ गए, इसमें किसी को भी रोक टोक नहीं है, सबको जाने का अधिकार है। और जो सरकारी पैसों से, फंड से अगर कोई बाथिंग घाट है, वेल है, टैंक है, इस तरह की मेंटेन हो रही है, तो उसका इस्तेमाल करने का सबको अधिकार है, किसी भी सिटीजन को मना नहीं कर सकता, बिकॉज दैट सिटी ऑन द दिस फैक्टर। एंड ये किसी भी मोर स्पेसिफिक है, 15(1) इज जनरल एंड 15(2) मोर स्पेसिफिक। इन दोनों राइट से किसी भी सिटीजन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, बिकॉज दैट सिटीजन बिलोंग्स टू पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन और जेंडर व्हाटएवर, ठीक है। तो आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2). नाउ अब आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 15(2) में जो बात दे रखी है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आर्टिकल 15(3) और 4 और 5 में दे रखे हैं। ये एक्सेप्शंस क्या है? ये जो मना कर रहा है इससे एक्सेप्शंस है।
पहला एक्सेप्शन, द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब विमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए स्टेट को स्पेशल, सुनाओ कई बार विमेन के लिए कई जगह रिजर्वेशन होता है, हम बस में मेट्रो में ट्रेवल करते हैं सीट रिजर्व होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि विमेन के लिए अब स्पेशल प्रोविजन। अच्छा तो अगर कभी स्टेट ऐसा करता है, प्रैक्टिकली हमें देखते हैं, बता ना कॉन्स्टिट्यूशन से सब कुछ निकल के आई है, तो अल्टीमेटली आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन में दे रखा कि स्टेट, क्योंकि जेंडर के बेसिस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे फीमेल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसका फेवर में, सब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल को हम फायदा दे रहे हैं, ठीक है, फायदा दे रहे हैं बाय रिजर्विंग द सीट इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दैट, क्योंकि लेकिन ये रिजर्वेशन में जो आप देखते हैं कि सीट रिजर्व, या कई बार देखोगे कि नॉर्मली कई जगह होता है, जैसे आप प्रॉपर सुनो प्रॉपर्टी किसी फीमेल के नाम रजिस्ट्री कराइए किसी प्रॉपर्टी के, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है, अगेन बेनिफिट टू द विमेन। तो ये जितनी प्रैक्टिकली चीज आप देख रहे हैं मिलते हैं, ये आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन दे रखा है उसकी वजह से विमेन एंड चिल्ड्रन। तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे ऑन द बेसिस जेंडर, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हम कोई ना कोई फायदा पहुंचा रहे हैं फीमेल को, लेकिन कोई मेल बोल सकता है ना कि साहब उसको फायदा हमें नहीं मिल रहा, आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन में दे देगा, इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, आर्टिकल, और ये एक्सेप्शन आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 में दे रखा। नेक्स्ट एक्सेप्शन देखिए, द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन्स, शेड्यूल कास्ट पीपल, शेड्यूल ट्राइब पीपल, इनको एडवांसमेंट, इनको आगे लाने के लिए, आप जानते हैं मैंने बताया था ओबीसी, एससी, एसटी, ये लोग पिछड़े लोग हैं, पिछड़ गए हैं समाज में, उसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, इनके साथ काफी सारे एट्रोसिटीज हुए इन द पास्ट जिसके ये लोग पिछड़ गए, तो इनको आगे लाने के लिए, इनको एडवांस करने के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बनाती है। आप सबने रिजर्वेशन पॉलिसी सुनी है कि साहब स्कूल्स में, कॉलेज में, डिफरेंट जगह एडमिशंस लेने में क्या ओबीसी का कोटा होता है, एससी कोटा होता है, एससी रिजर्वेशन कोटा होता है, क्या ये एक्सेप्शन जो आर्टिकल 15 में जो दे रखा है उसकी वजह से ही प्रैक्टिकली हम ये रिजर्वेशन पॉलिसी देखते हैं ऑल दैट, ये एक्सेप्शन नहीं होता ना, ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जो रिजर्वेशन तो अच्छा देखिए ओबीसी के लिए अगर कहीं एडमिशन में किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में अगर रिजर्वेशन है, तो हम ओबीसी को या शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन, तो वो रिजर्वेशन करके अल्टीमेटली उसको हम फेवर कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो जनरल कैटेगरी लोग के अगेंस्ट है, तो ये क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में। अच्छा इसका एक लॉजिक भी देखिए, हम कह सकते हैं ये लोग अलग क्लास हो गए, ये इक्वल नहीं है जनरल कैटेगरी, तो आर्टिकल 14 से भी रिलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 14 में पढ़ा था सेम लॉ शुड अप्लाई ऑन द पीपल हु आर इक्वल, बट सेम लॉ शुड नॉट अप्लाई ऑन द पीपल हु आर अनइक्वल। तो हम मान के चले ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, और जनरल कैटेगरी अलग है, तो जब ये अलग है तो इन पे सेम लॉ कैसे लगेगा, इनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी और दैट, और इसलिए आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन में दे रखा है कि साहब इनको एडवांस, इनको आगे लाने के लिए सरकार आपको स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। एंड ये एक्सेप्शन दे रखा है इन आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5, दो सब आर्टिकल में दे रखा है कि इनके लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकता है, और जिसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये कि रिजर्वेशन पॉलिसी आप सुनते हैं कि साहब इनके लिए इन द एडमिशंस टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इनको रिजर्वेशन होता है। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे जो भी रिसेंटली ऐड हुआ है, जो लास्ट ईयर 2019 में ऐड हुआ है, एक आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 6 क्या बोलता है, ऐसे लोग जो इससे अलावा ओबीसी, एससी, एसटी के अलावा जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग, उनमें भी जो इकोनॉमिकली वीक है, मतलब आर्थिक तंगी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स आउट ऑफ अपर कास्ट, मतलब इनके अलावा, इनके लिए तो अलग हो गया, ये तो पहले से चल रहा है। आपने सुना भी वो लास्ट ईयर आपको बीजेपी गवर्नमेंट ने ये किया था कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनमें जो इकोनॉमिकली, कास्ट वाइज तो अपर, जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपर कास्ट में आएगा, लेकिन इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली बहुत पुअर है, बहुत परेशानी है, तो उनको फायदा देने के लिए लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, और आर्टिकल 15 में सब आर्टिकल 6 ऐड हुआ था, एंड उस आर्टिकल 6 में ये दे रखा है कि सब इनके लिए आपको स्पेशल प्रोविजन आपके बन सकते हैं। अभी रिसेंटली जो आईएएस के जो सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, और अभी इसके रिजल्ट्स अभी अनाउंस हुए थे, उसमें ये वाला भी रिजर्वेशन दिया गया है
to the people who are belong to the upper caste but who are economically weaker, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं करता था, रिसेंटली ये कंसेप्ट है, तो इसलिए मैंने नोट्स में लिखा, देखिए लिखा हुआ, इट मे बी नोटेड दैट स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिटीजन. इकोनॉमिकली किसमें से, अदर देन द क्लासेस मेंशन इन आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5. मतलब जो क्लासेस यहां पे कवर्ड है, यहां क्या कवर्ड है, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके अलावा कौन हो गए, अपर कास्ट. इनमें अपर मतलब जो आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 में जो कवर्ड है, उनके अलावा अदर देन दैट, तो इनके अलावा कौन अपर कास्ट हो गए. उनमें जो इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए भी स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना, उनको एडवांस कर, उनको आगे लाने के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन. एंड उसका इंपैक्ट ये है कि सुना हुआ 10% तक ये जो अपर कास्ट में जो इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी ऑलरेडी इन प्लेस. एंड ये अभी कुछ समय पहले तक नहीं था, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 तक ही था, लेकिन आर्टिकल 15 में सब आर्टिकल 6 नया ऐड किया गया, जिसके थ्रू ये अपर कास्ट के जो इकोनॉमिकली वीकर पीपल हैं उनके लिए भी आपको स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है, उसका इंपैक्ट एक रिजर्वेशन किया जा सकता है. एंड ये आपके नोट्स में लिखा है, ये आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 6 में जो बात लिखी हुई है ये ऐड हुआ था बाय कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019. 130वां संशोधन, अमेंडमेंट को हिंदी बोलते हैं संशोधन, तो 103वां संशोधन अमेंडमेंट का था, कॉन्स्टिट्यूशन का था, 2019 में हुआ, लास्ट ईयर हुआ है. एंड जिसके थ्रू आपको तो ये एक नई चीज ऐड होगी आर्टिकल 15 में इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 15 सब. तो देखा जाए एक्सेप्शन तीसरा ये भी हो गया. एक तो हो गया वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट बनाता है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, और जो अपर कास्ट के लोग हैं एंड उनमें जो इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए भी स्पेशल लॉ, उनको एडवांस, उनको आगे लाने के लिए. एंड ये सब देखा जाए आप कास्ट के बेसिस पे या इकोनॉमिक्स के कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिमिनेशन कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 15 तो अलाउ नहीं करता, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, इस कारण से एंड इनके रीजन, एक्सेप्शंस के भी रीजन की इन्होंने क्यों एक्सेप्शन बनाए, ये लोग पिछड़े लोग हैं या इकोनॉमिकली वीक हैं, इनको सपोर्ट करना जरूरी है. इसका वही फिर सेम कंसेप्ट कि सेम लॉ शुड नॉट अप्लाई ऑन द पीपल हु आर अनइक्वल. तो हम मान कर सब अनइक्वल है, ये जनरल कैटेगरी के लोगों से इक्वल, जैसे अपर कास्ट में जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रांग है और अपर कास्ट में जो इकोनॉमिकली वीक है, क्या दो अलग अलग क्लास बन गई. और अभी पढ़ा था आर्टिकल 14 में कि सेम लॉ शुड नॉट अप्लाई ऑन द पीपल हु आर इक्वल, rather same law should apply on the people who are equals, but different laws should apply on the people who are unequals. Is it okay? Now I move on to the next article, article number 16. Equality of opportunity in matters of public employment. Equality of opportunity in matters of public employment. Equality of opportunity in matters of public employment. देखिए क्या चीज, पब्लिक गवर्नमेंट जॉब, मैंने गवर्नमेंट जॉब में सबको बराबर का मौका, अगेन के इक्वलिटी की बात करें, सबको बराबर का मौका मिला चाहिए इन द मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब. तो आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 1 क्या कहता है, देखिए आपको आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 1, इट गारंटीज इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजंस इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द, एनी ऑफिस मीन एनी जॉब अंडर द गवर्नमेंट, स्टेट मीन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई भी जॉब है उसमें सबको सारे को बराबर का अधिकार. लेकिन अभी इसके भी एक्सेप्शन है, आपने सब बराबर का अधिकार कहां होता है, रिजर्वेशन होता है, ये इसमें बताऊंगा, इसके भी एक्सेप्शन है. आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 2, आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 2, इट प्रोहिबिट्स अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट. मतलब कि जॉब में, जैसे बता जॉब में कि सर आप इस रिलीजन के, इस रेस के, इस कास्ट के, इस जेंडर के, आपका फैमिली बैकग्राउंड ये है या इस प्लेस ऑफ, इसकी वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन द गवर्नमेंट जॉब एंड आपको इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. मतलब एक ही बात को कहने का अलग, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सबको स्टेट देगा और किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट इन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. वही बात को दो तरीके से कह दिया गया. आर्टिकल 16(1) एक तरीके से कह रहा है, आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 2 दूसरे तरीके से कह रहा है. अब देखिए आप आर्टिकल 16 में जो बोला गया है कि सब जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं
उसमें सारे सिटीजन्स को बराबर का मौका मिलेगा, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी। और किसी भी सिटीजन का अगेंस्ट इस ग्राउंड पे कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का है या रेस का है या जेंडर का है या प्लेस ऑफ बर्थ उसका एक पर्टिकुलर है, उसकी वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 2 में जो बात दे रखी है उसके एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, एक्सेप्शंस इसका मतलब वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। एंड अभी देखिए क्या क्या है। पहला एक्सेप्शंस देखिए आपको, एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन है, however the provisions of article 16 sub article 1 and sub article 2 are subject to the following exception. पहले, the parliament can make any law prescribing any requirement as to resident in a state in respect of any particular class or classes of employment in them। देख क्या मतलब, आपने सुना कई बार स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, जैसे मान लिया पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आई जॉब्स की एंड टोटल मान लिया 50 सीट्स हैं, तो कई बार ऐसा होता है 50 में 20 सीट्स तो सब उस स्टेट के रहने वालों के लिए रिजर्व है, बाकी 30 सीट ओपन है, कोई भी किसी भी स्टेट का बंदा अप्लाई कर सकता है। सुनो, डोमिसाइल, इस स्टेट में आप इतने टाइम से रह रहे हैं तो आपको स्टेट की डोमिसाइल है या आपका उस बर्थ उस स्टेट में हुआ तो उस ग्राउंड, तो आपने अगर बोल दिया 20 सीट सिर्फ उस स्टेट के डोमिसाइल लोगों के लिए है, बाकी दूसरे स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी 30 सीट आउट ऑफ 50 ओपन फॉर एवरीवन। तो इन 20 सीट्स में तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सारे सिटीजन को बराबर का मौका कहां मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन में दे रखा है तो प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि साहब ऐसे कंडीशन होती है, कई बार आपने प्रैक्टिकल सुना होगा कि साहब कुछ सीट रिजर्व हो उस स्टेट के रहने वालों के लिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में तो कह सकते हैं कि साहब ये आर्टिकल 16 में ये एक्सेप्शन दे रखा है, इसलिए प्रैक्टिकली हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार कुछ स्टेट गवर्नमेंट जॉब में कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं, कुछ पोस्ट रिजर्व होती हैं ओनली फॉर द पर्सन्स हु आर रेजिडेंट और डोमिसाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। सेकेंड एक्सेप्शन देखिए आपको, कई बार कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, उनसे रिलेटेड संस्था बनी होती है, ट्रस्ट बनी होती है, तो उसमें कई बार ये होता है, आपने सुना होगा साहब कि साहब उस जिस रिलीजन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, उसी धर्म के लोग ही उस ट्रस्ट में ट्रस्टी बन सकते हैं या उस ट्रस्ट की पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अगर दूसरे धर्म के लोग को आप बनाएंगे तो उस केस में कहीं ना कहीं कॉम्युनल डिसहार्मनी, मतलब देश में आपस में अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में आपस में कहीं ना कहीं तकरार हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। क्योंकि पीपल आर वेरी यू कैन से टची अबाउट द रिलीजन एस्पेक्ट इन आवर कंट्री, वो बहुत टची है कि साहब रिलीजन के मामले में कोई भी, एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए लिखा, ऑफिसर्स कनेक्टेड विद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्व फॉर द पर्सन पर्टिकुलर। तिरुपति बालाजी मंदिर आप जानते हैं, तो वहां का जो चीफ पुजारी होगा ऑब्वियसली वो हिंदू ही होगा, कोई और धर्म का आप ही नहीं बन सकते साहब, कोई बन सकता नो, ठीक है। या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसमें फिक्स हो दिया, तो उसमें सबको मौका नहीं मिल रहा है, सबको मौका, उसके पीछे रिलीजियस इश्यू, क्योंकि बैलेंस बनाना है, हम सबको मलिक क्वेश्चन है, अगर दूसरे धर्म के बंदे को इन्वॉल्व करेंगे, डोंट यू थिंक इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड इट कैन, कहीं ना कहीं समाज में इससे प्रॉब्लम हो सकती है एंड दंगे भी हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है इंडिया में, मतलब आप अगर सब चीज सुनते हैं, भाई महाभारत हुई, अब महाभारत हम सुनो टीवी पे एक सीरियल महाभारत, आजकल वैसे भी लॉकडाउन पीरियड में काफी सब चीज दिखाई गई है। अब उसमें कोई कैरेक्टर, किसी ने कैरेक्टर आपको किया एंड वो मुस्लिम है, उसके ऊपर बवाल है कि साहब मुस्लिम एक हिंदू से रिलेटेड कैरेक्टर, तो भाई वो एक एक्टर है, वो थोड़ी देख रहा है कि साहब हिंदू कैरेक्टर, उससे क्या मतलब है, वो इज प्लेइंग अ रोल, उसमें भी लोग बवाल करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि साहब सोचिए किसी आप पर्टिकुलर रिलीजन से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और किसी दूसरे धर्म का बंदा उसकी पोस्ट होल्ड कर ले एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियसली तो उसके लिए हम रिजर्व करेंगे साहब उसी धर्म के लोग, जिस धर्म से रिलेटेड संस्था है उस धर्म के लोग उसमें पोस्ट होल्ड करेंगे, तो अगेन औरों को मौका वहां पे नहीं मिलेगा। थर्ड एक्सेप्शन, स्टेट में डू द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट की रिजर्वेशन कर सकता है इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, तो सुना हो जॉब्स में रिजर्वेशन पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की कि साहब इस पर्टिकुलर जॉब में इतनी सीट रिजर्व है ओबीसी के लिए, इतनी जॉब रिजर्व है एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, सुना होगा आपने, ठीक है। एंड ये आपकी वो बात कर रहे हैं
एंड नंबर 4, द स्टेट में डू द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ, अगेन वही, जो अपर कास्ट के लोग हैं एंड अपर कास्ट में जो आपके इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए भी आपको जॉब का रिजर्वेशन होता है, गवर्नमेंट कर सकती है। अब देखिए आपको, मतलब अदर देन बैकवर्ड, ये तो ऊपर वाले थर्ड में आ गया, ये नया ऐड हो गया। मैंने कहा लास्ट ईयर 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था, 103rd अमेंडमेंट। उसके जो आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 6 ऐड हुआ, और यहां पर भी आर्टिकल 16 में एक्सेप्शन ऐड हुआ है कि साहब इनके लिए भी जॉब में रिजर्वेशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आर्टिकल 15 में भी आपने रिजर्वेशन की बात की एक्सेप्शन में, और आर्टिकल 16 के एक्सेप्शन में भी आप रिजर्वेशन की बात, फर्क है। अच्छा बताइए, कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज या जनरल कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए, वहां उसको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है एज OBC, एज SC, एज ST, और एक नया कंसेप्ट और आ गया अपर क्लास के, लेकिन इकोनॉमिकली वीक है, वो आर्टिकल 15 में 4-5 में तो OBC, ST, SC के लिए था, और 6 में किसके लिए था, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 6 में जो अपर कास्ट के इकोनॉमिकली वीक। तो वो अगर आप कोई कॉलेज, स्कूल, कहीं एडमिशन ले रहे हैं, वहां जो रिजर्वेशन कंसेप्ट वो आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन से चल रहा है, वहां आर्टिकल 15। लेकिन जो जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन होता है, सुना गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन होता है, वो आपको चल रहा है बाय द एक्सेप्शन गिवन आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में जो एक्सेप्शन दे रखे हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर क्या मिली, रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, एंड फॉर SC, ST, OBC, और नाउ ऑल्सो फॉर जो अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट में जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन आपको पॉलिसी। इसका मतलब दोनों जगह रिजर्वेशन कंसेप्ट, लेकिन फर्क क्या है, आर्टिकल 15 में जो रिजर्वेशन कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग एडमिशंस इन कॉलेजेस एंड समथिंग लाइक इंस्टीट्यूशन, एंड यहाँ पे जो आर्टिकल 16 में जो एक्सेप्शन दे रखा है उससे क्या है, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट। हाँ, किसको रिजर्वेशन, दोनों जगह सेम है, SC, ST, OBC एंड अपर कास्ट में जो इकोनॉमिकली वीकर पीपल है, ठीक है। एंड वहां पे एडमिशन से रिलेटेड है आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन के हिसाब से, और आर्टिकल 16 के एक्सेप्शन के हिसाब से जॉब्स में आपको रिजर्वेशन। अच्छा, एक चीज है, ये सब एक्सेप्शन नहीं होते तो हमारे कंट्री में क्या रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, नहीं होती, ठीक है। तो ये सब रिजर्वेशन पॉलिसी सब चीज अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है एक्सेप्शन से। अच्छा, कई लोग आपने सुना होगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी गलत है एंड ऑल दैट। पर्सनली स्पीकिंग, मेरी अगर अपनी राय, मैं भी इसके अगेंस्ट हूं। अच्छा, दो बातें अलग अलग हैं। मैं रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट हूं, लेकिन मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो उनको आगे लाना चाहिए, जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इन द अपर कास्ट, अगर वो पिछड़ गए, उनको समाज में मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। उनको हमें, वो लेगार्ड्स हैं, पीछे रह गए हैं, आप पिछड़ गए हैं, उनको हमें मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। कहते हैं कंट्री की डेवलपमेंट तब होती है जब सब लोग डेवलप करते हैं, सब लोग खुशहाल है। समाज में कुछ लोग खुशहाल है, बाकी लोग परेशान है, कंट्री नॉट गोइंग टू डेवलप, ठीक है। तो उस एंगल से, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, लेकिन कैसे उनको आगे लाएं, रिजर्वेशन इज नॉट द आंसर, जो मेरी अपनी समझ है। दूसरे तरीके से उनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, उनको पढ़ाइए, सरकार बोले पढ़ाइए, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, जो मेरा अपना। आप उनको सपोर्ट करके उनको आगे लाइए, लेकिन सपोर्ट करने का तरीका बदलिए, नॉट द रिजर्वेशन। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, एक फैमिली है, उसमें 2 ब्रदर हैं, मान ब्रदर A, ब्रदर B। जो ब्रदर A फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, अब ब्रदर B जो है वो वीक है। अब ब्रदर A की ड्यूटी बनती है कि ब्रदर B को आप हेल्प करें, सपोर्ट करें, जिससे उसको भी आप ठीक ठाक हो जाए, वो अपना ठीक से अपना घर चला सके। लेकिन अब उसको सपोर्ट करने का तरीका क्या है, एक तो ब्रदर A B को बोलते हैं, मेरे पास बहुत पैसा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐश करो एंड जितने पैसे चाहिए मेरे से ले लो। क्या एक गलत तरीका सपोर्ट करने का? कैसे ब्रदर B अपने पैरों पे कभी खड़ा हो पाएगा? नहीं। लेकिन एक दूसरा तरीका है, ब्रदर B को ब्रदर A बोले, भैया आप काम करो, ये करो, मेरी कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, कुछ फंड्स, फाइनेंस, को बिजनेस में पैसा लगाना है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने पैर पे खड़ा होना है। ये बेटर तरीका है। सपोर्ट दोनों ही सपोर्ट का तरीका है, लेकिन पहला तरीका गलत था। उसमें आप उसको हैंडीकैप बना रहे हैं, वो हमेशा आप पे डिपेंडेंट होगा। एग्जैक्टली दिस इज माई व्यू कि रिजर्वेशन पॉलिसी नॉट द राइट वे टू गिव सम सपोर्ट टू द पीपल हु आर लेगार्ड्स, जो पिछड़ गए लोग, ठीक है। आप दूसरे तरीके, सरकार को उनको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहिए, फंड्स देने चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन मेरे हिसाब से नॉट द राइट आंसर। मेरी भी अपनी एक समझ है, एंड उसके हिसाब से मतलब कि साहब
मेरे हाँ, इस बात के मैं जरूर फेवर में हूं कि जो पिछड़े लोग हैं उनको जरूर आगे लाना चाहिए, तभी समाज खुशहाल होगा एंड द एंटायर कंट्री एंड द नेशन एंड द सोसाइटी विल रियली, दैट विल बी रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जरूर लाना है, बट तरीका रिजर्वेशन इज नॉट द आंसर। कुछ और तरीके से, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, उस तरीके से उन्हें आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ हमने आर्टिकल 16 कंप्लीट कर लिया। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 17। Abolition of untouchability. Article 17. Abolition of untouchability. अनटचेबिलिटी को हिंदी बोलते हैं अस्पृश्यता, हिंदी बोलते हैं ना। एंड जिसको छुआछूत बोलते हैं कि साहब ये छोटे कास्ट के हैं, इनके साथ नहीं बैठना, इनके साथ खाना पीना नहीं करना, ठीक है। मतलब अच्छा, तो इस तरह की जो चीज है अनटचेबिलिटी को जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ये मानते हैं कि अपर कास्ट के लोग हैं, ये लोअर कास्ट के लोग हैं, हम साथ नहीं बैठेंगे, साथ खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। क्या इससे समाज में डिवाइड क्रिएट होता है? समाज में कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी बढ़ती है। एंड आपको याद, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, द फादर ऑफ द नेशन गांधी जी भी हमेशा बोलते थे कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी अभिशाप है। मतलब समाज के लिए बोलते ना, अनटचेबिलिटी कर्स टू द सोसाइटी, एक अभिशाप है, ठीक है। एंड समाज को खराब करता है, समाज में डिवाइड क्रिएट करता है। एंड दैट इज व्हाट ये, इसलिए अधिक कहीं हमारे देश का संविधान बना और संविधान के फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू इक्वलिटी में ये बात लिखनी पड़ेगी, जो अनटचेबिलिटी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, समाज में डिवाइड क्रिएट करते हैं, हम उसको एबॉलिश कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की चीज समाज में रही होगी। आपको समाज में अगर इस तरह की कुरीतियां, मतलब गलत प्रैक्टिस नहीं रही होती तो फिर लिखनी क्या होती? इसका कहीं ना कहीं समाज में इस तरह गलत ये थी। एंड बहुत ज्यादा इस आपको कास्ट सिस्टम एंड ऑल दैट के अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये हमारे बनाए में, सही माने में अगर आप समझते हो, बोलते हैं यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर, बोलते हैं ना कास्ट, बोलते हैं सही माने में बोलते हैं कास्ट कर्म से होता है, बोलते नहीं, बोलते सब कास्ट सिस्टम नहीं बोलते कि ब्राह्मण सबसे ऊपर होता है, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र, ठीक है। लेकिन ये लोगों ने बना दिया कि सब जन्म से, कि सब आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, आप ब्राह्मण हो गए। बट रियल में वेद वगैरह पढ़ के देखिए, बोलते हैं सब एक्चुअली कास्ट सिस्टम जो है एक्चुअली कर्म के हिसाब से होता है। जिसके कर्म सबसे ऊंचे हैं वो ब्राह्मण है, ठीक है, बर्थ से कोई नहीं होता। लेकिन क्या लोगों ने इजी बना दिया और गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत इंटरप्रिटेशन। तो इस समाज में से डिवाइड करके साहब ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो गए, दिस इज रॉन्ग। एंड इस समाज में डिवाइड क्रिएट होता है। अब इस तरह की गलत ट्रेंड, गलत चीजें हमारे समाज में चल रही थी, इसलिए इसको रोकने के लिए ये चीजें गलत समाज में डिवाइड क्रिएट करेगी, समाज में इनइक्वलिटी को प्रमोट करेगी। तो उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 वन ऑफ द फंडामेंटल राइट डाला गया। अनटचेबिलिटी को हम अबॉलिश कर रहे हैं। ये कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा कि ये लोअर कास्ट है, हम इसके साथ नहीं। कई बार सुना होगा कि लोग मंदिरों में सर्टेन कास्ट के लोग को एंटर नहीं करने देते कि साहब ये लोअर कास्ट के मंदिर दूषित हो जाएगा। ये सब गलत चीजें हैं। हमेशा बोलते हैं हमें एक इंसान की कदर उसकी काबिलियत के हिसाब से करना चाहिए। इस बात से ये नहीं कि साहब वो फलाने का बेटा है या इस कास्ट का है या इस कम्युनिटी का है या इस रिलीजन का है, उसकी काबिलियत के हिसाब से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड ये हमारा सिस्टम ही सारा गलत हमारी सोसाइटी में चल रहा है। मैं सब थोड़ा एक्स्ट्रा चीज इसलिए बताता हूँ कि आपका भी दिमाग खुले। अगर अच्छा एक चीज है, आज भी हमारे कंट्री में अनटचेबिलिटी लोग, कुछ लोग फॉलो करते हैं। कई लोग कि साहब ये लोअर कास्ट के लोग इनके साथ नहीं बैठेंगे या इनको अपने काम पे अपने जॉब नहीं देंगे या इस मंदिर में एंट्री नहीं देंगे। ये सब इलीगल है, क्योंकि आर्टिकल 17 साफ बोल रहा है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया। और कोई भी इस तरह की चीज को फॉलो करता है या प्रमोट करता है या प्रैक्टिस करता है इस तरह की चीज को, अनटचेबिलिटी को, ये ऑफेंस है जिसके लिए सजा हो सकती है। एंड अगर आप पकड़े गए एंड इसकी केस चलेगा एंड सजा हो सकती है, बिकॉज आप ऐसा करके समाज में इनइक्वलिटी को डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, इनइक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। तो पहली बात तो आर्टिकल से हमने इसको अबॉलिश कर दिया कि ये चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते नहीं है ना, समझते नहीं है और गलत चीज को फॉलो करते हैं। इसलिए उसके लिए सजा भी दे दी कि अगर कोई फॉलो करता है एंड उसके लिए पनिशमेंट है एंड इट्स एन ऑफेंस। इट्स एन ऑफेंस अगर इफ एनीवन इंडल्जेस इनटू अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस बिकॉज इट हैज बीन अबॉलिश्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 17। एंड गांधी जी भी इसके बड़े अगेंस्ट थे कि अनटचेबिलिटी बहुत ही गलत, इसलिए उन्होंने बोला अस्पृश्यता। ये सुना को हरिजन, उन्होंने एक नाम दिया था लोअर कास्ट के लोगों को, हरिजन, कि हरि मीन्स गॉड, गॉड के लोग हैं, ठीक है। इसलिए नाम दिया था कि जिससे कि वो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनसे
छुआछूत नहीं करे, समथिंग लाइक दैट, और समाज में इक्वलिटी। तो कह सकते हैं बाय एबॉलिशिंग द अनटचेबिलिटी, इस तरह की जो प्रथा है कि ये लोअर कास्ट, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, इनके साथ नहीं खाना खाएंगे, कि इस तरह की चीजों को एबॉलिश करके क्या अल्टीमेटली आर वी प्रमोटिंग द इक्वलिटी और नॉट? वी आर प्रमोटिंग द, एक मैंने बताया ना आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, इन पांचों आर्टिकल्स में बातें अलग अलग हैं, लेकिन पांचों आर्टिकल का नेट रिजल्ट ये है कि हम अल्टीमेटली इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए वो एक हेडिंग के अंदर है, राइट टू इक्वलिटी। देखिए कई बार क्या होता है कि मैंने बोला ना, सब हमने फॉर्मली पढ़ाई कर ली, हम डिग्री भी ले लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्वालिफाइड होना और एजुकेटेड होने में फर्क होता है। क्वालिफाइड बहुत लोग हैं, बहुत लोग डिग्री है, लेकिन सब लोग एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है प्रॉपर आपकी अंदर आपकी समझ बड़ी होना, सही समझ होना, एंड दैट इज रियल एजुकेटेड। तो बहुत लोग क्वालिफाइड है बट दे आर नॉट रियली एजुकेटेड। कई बार देखना साहब अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, क्वालिफाइड है, लेकिन एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, गाली गलौज करता है, तो कोई एजुकेटेड थोड़ी है। ठीक है, एजुकेटेड, इसका खाली क्वालिफाइड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेटेड। मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार मैंने एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ी कि साहब एक गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल में हम जानते हैं सब टीचर्स के ट्रांसफर होते रहते हैं। एक नया हेडमास्टर आया, उस हेडमास्टर ने क्या किया, पूरे स्कूल को पानी से नहलवाया, मतलब ऊपर से पूरे फ्लोर्स, छत से एंड ऑल दैट, एंड ये न्यूज छपी थी। क्यों भाई? उस हेडमास्टर का कहना जो नया आया था, इससे पहले जो हेडमास्टर था जिसकी जगह वो आया था, वो पहले वाले का ट्रांसफर हो गया था, वो लोअर कास्ट का था, एंड जिसकी वजह से स्कूल आपको पॉल्यूटेड हो गया, दूषित हो गया। मैं स्कूल का वो कह रहे शुद्धिकरण करा रहा हूं, वैसे पूरे पानी से नहलवा के। अब सोचे देखिए, वो बंदा स्कूल का हेडमास्टर है, लेकिन सोच देखिए, अच्छा वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये न्यूज बन गई थी कि साहब कैसे लोग हैं। देखिए आप ज्ञान देने वाले, आप स्कूल के हेडमास्टर हैं क्या? तो खाली पोजीशन से नहीं होता कि मैं टीचर बन गया, मैं मास्टर बन गया, मैं लॉयर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया या एमबीए कर लिया। ये सिर्फ क्वालिफिकेशंस हैं। रियल ज्ञान आपका सही समझ, हर बात को सही तरीके से समझना और उसको फॉलो करना, वो रियल एजुकेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, इसे आजकल मैंने देखा है लोग सिर्फ क्वालिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, डिग्रियां कितनी बेटर करो, रियल एजुकेशन नहीं है। व्यवहार में बोलता ना, आपकी विनम्रता, लोगों से अच्छे से बात, लोग पढ़ लिख के ज्यादा एरोगेंट हो रहे हैं। पढ़ लिख के आपको और सॉफ्ट और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ठीक है, रियल एजुकेशन ये है। लेकिन वो तो डिग्री लेना खाली, एजुकेशन तो है ही नहीं, समझ ही नहीं। एरोगेंट, मैं ये हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मैंने ये किया। अरे भाई, अगर आप इतने एरोगेंट ही हो गए पढ़ लिख के, तो पढ़ाई तो इससे एजुकेशन कहाँ है? इट्स ओनली क्वालिफिकेशन। एग्जैक्टली ये सब चीज मैं तो बताइए, इससे आप भी कभी ये एरोगेंस वगैरह मत पड़ जाना, क्योंकि पढ़ लिख के हमें विनम्र होना चाहिए। कई बार नहीं बोलते यार इतना पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन बात करो तो जरा सा भी नहीं लगता, इतना डाउन टू अर्थ है। तो हम उसकी और प्रेज करते हैं और बड़ाई करते हैं, क्योंकि अदरवाइज आप अगर एरोगेंट हो जाए बोलते हैं होगा पढ़ा लिखा है तो बदतमीज, बात करने की तमीज नहीं, क्योंकि आप एरोगेंट है। एनीवे, सो थोड़ी सी बताइए, ये सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। रियल एजुकेशन कोई जो मुझे लगता है आज के दिन कहीं ना कहीं मिसिंग है, लोग रियल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। पहले रियल एजुकेशन में ज्यादा ध्यान था, क्वालिफिकेशन कम, पहले इतनी लोग डिग्रियां नहीं होती थी लोगों के पास, बट वो रियल एजुकेशन थी। आज के खाली डिग्रियां, हमने इतना पढ़ लिया, हमने इतनी डिग्री ले लिया, हमने इतने नंबर लिया है, बट रियल एजुकेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो सिर्फ क्वालिफिकेशन से। नेक्स्ट देखिए, लास्ट आर्टिकल, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल नंबर 18। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे एंड दे यूज्ड टू रूल द इंडियंस, आवर कंट्री, तो आपने सुना ब्रिटिशर्स एक पॉलिसी फॉलो करते थे, डिवाइड एंड रूल। इस सोसाइटी में फूट डालिए और रूल कीजिए। अच्छा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ही उन्होंने कुछ चीजें कर रखी थी। उसमें एक चीज है कि समाज में लोगों को टाइटल देते थे। एक्चुअली अंग्रेजों का ये कंसेप्ट था कि समाज में जो लोग संपन्न लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पैसे वाइज बहुत स्ट्रांग हैं, उनको अपना बना लो और बाकी गरीब जनता को तो हम हैंडल कर लेंगे। डिवाइड करें ना, समाज को बांट रहे हैं। सुना आपने, ब्रिटिशर्स आपको जो इंडिया में इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनको टाइटल, आप दीवान हैं, दीवान की टाइटल दे, सुना होगा आपने, दीवान, राय साहब हैं।
अच्छा, अंग्रेज और जिसको दीवान की टाइटल दे दी, राय की टाइटल दे दी, अब वो एक प्रिविलेज कैटेगरी की तरह समाज में रहता था कि भैया कहीं आएगा जाएगा एकदम सब जगह वीआईपी ट्रीटमेंट्स है। तो इसका पर्पस क्या था? इस तरह की जो टाइटल्स ब्रिटिशर्स जो इंडियंस को देते थे, जो ब्रिटिशर इस तरह की जो टाइटल्स देते थे कि सर दीवान, राय, इस तरह की और भी बहुत सारी टाइटल देते थे, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? समाज में फूट डालना, समाज में कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी को प्रमोट करना। दैट वाज द आइडिया कि समाज टूट जाए, लोग बढ़ जाए, ठीक है। तो जब हमें पता है कि साहब ये ब्रिटिशर्स की चाल थी, वो लोग ऐसा करके समाज को तोड़ना चाहते थे, ठीक है, इंडियंस आपस में लड़ मरे, ठीक है। तो इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ और हमें अपना संविधान खुद बनाया, ठीक है, तो आर्टिकल हमें पता था इससे भी इनइक्वलिटी कहीं ना कहीं समाज टूट रहा था एंड कहीं ना कहीं इक्वलिटी इफेक्ट हो रही थी। इसलिए इस प्रैक्टिस को, एक गलत प्रैक्टिस चल रही थी और ब्रिटिशर्स चला रहे थे। वो तो ब्रिटिशर्स आर कंसिडर्ड वेरी श्रूड, बहुत धूर्त माने जाते हैं, ठीक है, एंड कि अपना काम, ठीक है, कि हमें कैसे फायदा होगा। तो इसलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 में क्या लिख दिया कि जितने भी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ये टाइटल दी थी, दीवान, राय या इस तरह की जितनी भी टाइटल दी थी, ये समाज में डिवाइड क्रिएट होता है, समाज में कहीं ना कहीं बढ़ता है समाज, वो सारी टाइटल को हम एबॉलिश कर रहे हैं, उन सारी टाइटल को हम एबॉलिश कर रहे हैं। अच्छा, उस सारी टाइटल को एबॉलिश, अब वो टाइटल को यूज नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हो कि साहब अंग्रेज चले गए, अब अपना देश आजाद हुआ, दीवानी भी चली गई, मतलब दीवान जो अब थे अब दीवानी रहे, तो दीवानी भी चली गई, अब राय साहब नहीं रहे, ठीक है। मतलब वो सारी टाइटल आर्टिकल 18 के थ्रू हमने अबॉलिश कर दी कि अब वो टाइटल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी टाइटल्स देने के पीछे उद्देश्य क्या था? डिवाइड क्रिएट करना, और हम नहीं चाहते कि डिवाइड, इनइक्वलिटी प्रमोट हो। तो इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए ऐसी सारी टाइटल जिसका इंटेंशन ही गलत था देने का, उस सारी टाइटल को अबॉलिश कर दिया गया है। अब किसी को भी टाइटल यूज करना अलाउड नहीं है। इस तरह की जो टाइटल ब्रिटिशर्स देते थे और दी थी, उनको इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। एंड ऑल दोस टाइटल्स हैव बीन अबॉलिश्ड which used to be conferred given by Britishers on Indian to create a divide in the Indian society, and उन सबको abolish कर दिया गया। लेकिन एक चीज और देखिए, क्या आज भी इंडिया में हम टाइटल्स देते हैं? अगर हम ध्यान देखें, आज भी इंडिया में हम टाइटल देते हैं। सुना होगा भारत रत्न, ये भी एक टाइटल ही है। सुना आपने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, वीर चक्र, सुना होगा मिलिट्री टाइटल, वीर चक्र, ठीक है, भारत रत्न, ठीक है, पद्म भूषण। तो ये जो टाइटल्स हम इंडिया में मिलिट्री टाइटल्स, वीर चक्र है, और भी बहुत सारी टाइटल्स हैं। तो सुना होगा उसको पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया। तो ये जो टाइटल हम आज भी दे रहे हैं, तो ये टाइटल्स अलग है। अच्छा, ये जो टाइटल्स हैं, इसके पीछे क्या समाज को बांटना पर्पस है? नो, ये टाइटल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग हैं, या किसी ने आपको मिलिट्री के अंदर कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, अपनी जान गंवा के देश को रक्षा की, ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन, उसके मेरिट को, उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए टाइटल दिए जाते हैं। लाइक पद्म भूषण, पद्म, जैसे आपको अलग अलग लोग को, जो अलग अलग फील्ड के डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं, या मिलिट्री टाइटल्स हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम किया, उसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, उसको रिकॉग्नाइज, समाज उसको रिकॉग्नाइज करे, एंड उसके लिए टाइटल दिया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव समाज को डिवाइड करना नहीं है। इसलिए ये टाइटल्स आज भी दिए जा रहे हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और लोग उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स टाइटल दिया करते थे जब उनका रूल इंडिया पे था, लाइक दीवान, राय, समथिंग लाइक दैट, तो उसका ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट अ डिवाइड इन द सोसाइटी। तो उन टाइटल्स को हमने अबॉलिश किया आर्टिकल 18 के थ्रू। लेकिन जो टाइटल्स आज भी दी जाती हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर, लाइक मैंने कुछ एग्जांपल दिया, भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड ऑल दैट, वो टाइटल्स आज भी उसका इस्तेमाल भी करते हैं, बिकॉज उससे समाज डिवाइड नहीं हो रहा। रादर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बाय गिविंग दिस काइंड ऑफ टाइटल, एंड ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू क्रिएट अ डिवाइड इन द सोसाइटी। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आज भी दी जाती है, और लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ, इसके साथ मैंने 5 आर्टिकल डिस्कस कर दिए जो एक राइट टू इक्वलिटी कैटेगरी में आते हैं, फंडामेंटल राइट में, राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट कैटेगरी में आते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18। अच्छा, 5 आर्टिकल 14 तो बहुत जनरल था, 15, 16, अगर 5 में देखो अल्टीमेटली बात अलग अलग कही गई है, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव सेम है कि समाज में इक्वलिटी को प्रमोट करना एंड इनइक्वलिटी को खत्म करना। एंड दैट्स व्हाई दे हैव ऑल हैव बीन पुट अंडर वन हेडिंग, दैट इज राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। तो इसके साथ मैंने एक वन कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इस लेक्चर में कवर किया है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है।
इसमें आर्टिकल 15 में स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो अलग अलग सब आर्टिकल 15(1), सब आर्टिकल 15, सब आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एंड जो एक मैंने बताया 15 में भी और 16 में, दोनों में, कि अब एक नया रिजर्वेशन कंसेप्ट आ गया। ओबीसी, एससी, एससी तो पहले चल रहा था, इस आप जो अपर कास्ट के लोग हैं एंड उनमें जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए भी रिजर्वेशन कंसेप्ट आ गया, बोथ इन एडमिशंस एज वेल इन गवर्नमेंट जॉब्स, इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और ये लास्ट ईयर 2019 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एकदम लास्ट ईयर एकदम लेटेस्ट चीज है। बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द 103 अमेंडमेंट, 103वां अमेंडमेंट था, एंड जिसके थ्रू आपको इस तरह का रिजर्वेशन किया गया फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द अपर कास्ट बट दे आर इकोनॉमिकली वीक। तो इसके साथ मैंने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर, राइट टू इक्वलिटी। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।